अब ये ट्रक ड्राइवर और इनका एक क्लीनर है रंजू, ये बस बातें बातें करते जा रहे थे और धीरे धीरे ये राजस्थान के कुछ ऐसे सुनसान इलाकों में जा चुके थे जहाँ पर बहुत ही मुश्किल से कोई गाड़ी नजर आ जाए सड़कों पर। अचानक जो राजू का ध्यान है सड़क पे जाता है, ये देखता है अरे वो देखो उस्ताद जी कितने 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 लोग गिरे पड़े हैं, जल्दी से रोको। अब ट्रक की स्पीड को एकदम से बढ़ा देते हैं। जैसे ही ट्रक की स्पीड को एकदम से बढ़ाते हैं तो जो राजू वो हैरान हो जाता है कि भाई ये यहाँ तो ट्रक रुकना चाहिए, उल्टा ये स्पीड बढ़ा दी है। ट्रक बिल्कुल पास आता है, लोगों के जो सड़क पर घायल पड़े हुए थे, राजू की आंखें बंद हो जाती है, ट्रक निकलता है, ऐसे निकलता है कि जैसे ही नहीं। अब राजू कहता है कि उस्ताद जी हुआ क्या? उस्ताद जी कहते हैं कि हुआ नहीं, बस सोते होते रह गया। तो कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं कि अगर हम ट्रक रोक लेते तो अगली बार हम भी यहाँ पर ऐसे ही किसी को रोक रहे थे। रोड में ऐसे होते हैं हम भी। एक किस्सा ऐसा है कि मिश्रा जी आते हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ, वो हमारे पुराने जानकार थे, वो बड़े घबराए हुए आए और आके बातें करने लग पड़े पिताजी से। तो पिताजी पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात बताओ। तो कहते हैं कि मैं अपने घर के दरवाजे पर दहलीज पर बैठा हुआ था, तो एक ना लड़का आता है, तो वो मुझे ना मतलब पैसे मांगता मुझसे। तो मैं खड़ा होकर कह गया कि अरे भाई सही लग रहे हो, तो पैसे मांग रहे हो, अच्छे लगता है। तो थोड़े से गुस्से में कहता है कि मैंने कहा ना पैसे दो। तो मैंने उसको खड़ा होकर कहा कि बेटा देख ऐसे में काम करना चाहिए, हाँ तुझे भूख लगी है तो बता, तुझे खाना देते हैं। लड़का इनको बड़े गुस्से से कहता कोई बात नहीं। वो ना थूकता है इनके दहलीज में। जब वो थूकता है ना तो बिल्कुल काला थूक, रात का समय होता है, अचानक से ठक की आवाज, और ये क्या देखते हैं कि इनका सारे का सारा फर्श काला होता जा रहा है, मतलब होता सामने हो रहा है। हाँ। मिश्रा जी को समझ आ गया भाई ये कुछ गलत काम कर गया, शायद उनको थूक साफ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब थूक साफ किया था ना तो जैसे काला बना हुआ काला, तो वैसे ही काला काला सारा हो गया, काला होता जा रहा है, देखते देखते काला होता जा रहा है। और आसपास से इनको महसूस हो रहा है कोई है और किसी की हंसने की आवाज आ रही है। सुनील भाई कैसे हो? बस बढ़िया भाई, आप बताओ ठीक हो? सब मस्त चल रहा है सुनील भाई, बड़े दिनों बाद आए हैं एंड आई एम एक्सपेक्टिंग खतरनाक कहानी आपके पास होंगी रिजर्व में हमारे लिए। भाई मैं तो जाने खतरनाक कहानियों के लिए जाता। चलिए, बहुत सारे पॉडकास्ट आप अपने लिए भी कर रहे हैं, बड़े गेस्ट्स के साथ कर रहे हैं, सोलो स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। तो इतने सारे कहानियों में से मैंने बोला था सुनील भाई आज स्पेशल होना चाहिए, तो आप क्या छांट कर लाए हैं कि भाई ये धमाका मचाएगी? मानस भाई सबसे पहले तो भाई आपने जो ये बात कही, तो हो सकता है जब ये पॉडकास्ट पब्लिश हो तो मैं कुछ मतलब जल्दी पॉडकास्ट शुरू करेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है एज अ हॉरर पॉडकास्टर कि वही लोग जो है हॉरर कहानियां सुनना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी जब थोड़ा सा अटैचमेंट हो जाती है, जो लोग जानने लग पड़ते हैं, तो थोड़ी बहुत बकवास आ जाती है। होता है। तो हो सकता है जब ये पॉडकास्ट रिलीज हो तो चैनल के मेरे सब्सक्राइबर अराउंड 10 ईयर के आसपास होने वाले हों या हो चुके हों। क्या बात है। तो मुझे भाई मैं बड़ी खुशी से या फिर बड़े प्राउड से कह सकता हूँ कि देखो सब कुछ तो परमात्मा करने वाला है, लेकिन दो लोग जो हैं जो अगर ना होते या जो सपोर्ट ना करते तो ये जर्नी शुरू ही नहीं हो पाती। एक होता है ना कि यार शुरू होगी तो शायद मैं अपनी सोलो स्टोरी ही करता रह जाता। आपने कहा कि आपके पास बहुत गेस्ट आ रहे हैं, वो तब आ रहे हैं ना कि जब अब ग्रो होना शुरू हो रहा है सारा। लेकिन जब मेरे 200-250 सब्सक्राइबर थे तो सबसे पहले एक मानस रंजन दास अरे थे। मैं क्लूलेस था कि किधर जा रही है बात। यही तो बात है। तो मैं कभी प्रेडिक्टिव नहीं होता है। तो भाई आपने शुरू किया, आपने अपना स्टूडियो दिया, ठीक है, तो ये जर्नी शुरू हुई। तो उस जर्नी में आपने बखूबी साथ निभाया। तो मैंने कभी अपने चैनल को ना, चलो ठीक है हम कहते हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली होती है, सबका चैनल होता है, लेकिन एक फाउंडर कह सकते हैं, तो मैंने कभी अपने चैनल को खुद का सोल फाउंडर नहीं माना। उसके आप भी को फाउंडर हो और विकास भाई भी को फाउंडर है। आप ये तो बड़प्पन है आपने यार। तो मैं हूँ, आप दोनों, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, शायद मेरी आंखें ये बयां कर सकती हैं कि नहीं हो सकता था आप दोनों की तरह। और प्राइमरी आपसे शुरू हुआ, फिर उसके बाद साथ के साथ विकास भाई का भी साथ मिला, और हम दोनों का साथ। मैं ये कहता हूँ कि भाई चैनल चले ना चले, आगे आगे का पता नहीं होता क्या होता है, लेकिन मेरे लिए इन सब चीज़ों से बढ़कर, प्रोफेशनलिज्म से बढ़कर, आप दोनों का जो एक ब्रदरली, मेरे भाई हुआ, दोनों मेरे छोटे भाई हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इस चीज़ में कभी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बाकी सब कुछ शुरुआत जीरो से करी है, कुछ भी नहीं था वहां से करी है, और जब कुछ अचीव करने लायक हो जाएंगे फिर कर लेंगे। हाँ सब कुछ होगा, तो सब कुछ होगा। हाँ तब भी ऐसे तो कि ये हमेशा ऐसे ही चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल है ना, मतलब मेरा कभी भी चैनल में नाम आए तो आप दोनों का नाम होना चाहिए। अरे मेरा दोनों आप दोनों के बिना अधूरा है।
और शायद जब मैंने भी शुरुआत करी थी, जब मैं गेस्ट को अप्रोच करना शुरू कर रहा था, आपको अगर हमारा कॉन्वर्सेशन याद हो, मुझे आपको याद दिलाना पड़ा कि यार हम मिले हुए हैं, याद है? तो उस वक्त भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि यार कोई आएगा ही नहीं आएगा, बट यू वर द पर्सन कि यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो भी साथ मिलना वाज वेरी, वो मुझे को एक बड़ी खुशी हुई थी तो आपने मुझे कहा था ना कि हम ऐसे मिले थे, तो आई जस्ट रिमाइंड कि हाँ हाँ अरे भाई अच्छा अच्छा ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि मतलब अगर आप रिमाइंड ना कराते तो मैं ना आता। आज भी अभी रिसेंटली एक चैनल है जिसके भी सिर्फ 300 सब्सक्राइबर है, तो मैं वहां पर भी होकर आया हूँ। अब कुछ ऐसे ही यूट्यूबर्स हैं जो हजारों के सब्सक्राइबर्स के पास भी आना जाना फटकता नहीं है, वो समझते हैं कि बहुत बड़े हो गए हैं। आप बहुत बड़े हो जाइए, बड़े होना अच्छी बात है, लेकिन इतने बड़े रहिए कि सब नजर आए आपको। तो मेरे लिए सच ये होता है कि भाई आप सिंसियर होने चाहिए, आप जो काम करें सिंसियरली करें, ये नहीं कि भाई क्या चलते चलते 10-12 वीडियो डाले, उसके बाद देखा चल नहीं रहा चैनल तो बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं होता। तो खैर आप जैसे अब स्टोरीज पर आते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया। देखिए क्या मानस भाई, मैंने जो भी स्टोरी बोली है अपने चैनल पे ना या फिर किसी पॉडकास्ट पे, तो मेरा एक सीधा सा फिल्टर है। अब देखो मेरे पास बहुत स्टोरीज आती हैं, हाँ जी, स्टोरीज की कमी नहीं है। अभी मेरे पास अब मान के चलिए इतनी स्टोरीज थी कि मैं कंफ्यूज था कि मैं कौन सी स्टोरी लेकर आऊं। काफ़ी तो मैंने नरेट कर दी अपने चैनल पर, तो मेरे जो उनकी थोड़ी सी शिकायत रहती है व्यूज़ की, भाई जो अपने अपने चैनल पर नरेट की होती है वो प्लीज़ आप पॉडकास्ट से ना बोला करो। तो फिर उसके लिए फिर फ्रेश स्टोरी, अब रोज एक स्टोरी लेकर आना। अपने चैनल के लिए 2 से 3 स्टोरीज होती हैं, पॉडकास्ट में अलग से करनी होती है, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उस पर हम बाद में करेंगे। जो आज की स्टोरी है ना, अब क्या होता है कि हो सकता है कि कईयों को ये कॉमन लगे, लेकिन हॉरर स्टोरी जैसे आप मान के चलो कि मूवीज की हम बात करें कि कोई रोमांटिक मूवी होगी या कोई एक्शन मूवी होगी, मोर और लेस वो एक जैसी होती हैं, स्टोरीज एक जैसी होती हैं, लेकिन जो डिफरेंशिएट करता है ना, वो करते हैं इवेंट्स, किस तरीके से डिफरेंशिएट हो रही है चीजें। समझा। तो बड़े लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है ट्रक ड्राइवर, हाँ, लोगों को मैंने देखी भी है कि ऐसी ऐसी जो वीडियोस होती हैं कि ट्रक ड्राइवर से रिलेटेड या फिर जर्नी से रिलेटेड, हाँ, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जर्नी से रिलेटेड बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और मेरे भी जब भी चैनल पर आती है तो वो ऑलमोस्ट अच्छी जाती है, मतलब रीच अच्छी जाती है ना। कब्रिस्तान हो गया, ट्रक ड्राइवर हो गया, ये हो गए। बाद में फिर स्कूल तो नहीं खैर इतना, ट्रेन वगैरह का कुछ ऐसा सफर हो गया। तो ये ना बहुत ज्यादा मतलब अच्छी जाती हैं और लोग अच्छे से सुनते भी हैं। लेकिन अब मैं जो किस्सा शुरू करने वाला हूँ उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि हो सकता है कि शुरू शुरू में कुछ एक जैसी लगे, जैसे मैंने कहा कि भाई आमतौर पे लगती है, लेकिन जैसे जैसे ये किस्सा बढ़ता जाए, गहराई में जाओगे हाँ, तो समझ आएगा। आप कहते हैं ना कहानियां इंटेंसिटी, कहानी खतरनाक, जितनी जितनी कहानी डीप जाए उतनी इंटेंसिटी होनी चाहिए। अब क्या होता है कि इंटेंसिटी बढ़ाना हमारे हाथ में होता है। मुझे कुछ एक कमेंट्स आते हैं कि भाई आप बहुत स्लो बोलते हो, आप पॉज लेते हो। अरे भाई वो इंटेंसिटी को क्रिएट करने के लिए होता है। स्टोरी टेलिंग इटसेल्फ इज एन आर्ट। यस, पॉज इटसेल्फ इज एन आर्ट। यस, जिसने पॉज को समझ लिया ना, हाँ, उससे बेटर स्टोरी टेलिंग टेलर को नहीं बन सकता। तो क्या होता है कि इंटेंसिटी को विजुअलाइज करना, मैं तो विजुअलाइज करूंगा, लेकिन सामने वाले को तो करना चाहिए। अब मैं न्यूज़ तो नहीं पढ़ रहा कि आज ये यहाँ पर हुआ, अच्छा फिर ये ऐसा हो गया, नहीं, मैं सामने वाले पर्सन को विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बेटर स्पीकर वही होता है जो धैर्य के साथ बोले, ना कि धड़ाधड़ बोल के निकल गया। चलो ये डिसाइड करना व्यूअर्स के हाथ में होता है। कईयों को तेज बोलने वाले पसंद है, कईयों को बहुत, मतलब मेरी ऑडियंस में 98-99% तो प्रेफर करते हैं। कुछ भाई जिनको नहीं होते, वो कुछ यूट्यूबर्स की वो देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये कहूँ कि भाई मैं ही हूँ, बट मैं कहता हूँ कि भाई अच्छा हूँ बुरा हूँ, मैं किसी को कॉपी नहीं कर सकता। मेरा स्टाइल है, हाँ मेरा स्टाइल, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, तो इसी के बाद पर शुरू करते हैं। डन 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 डन, बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा लंबा हो गया। नहीं आपके पॉडकास्ट में बात होती है कि हॉरर तो है ही, साथ में एक्चुअल में अगर इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना तो कुछ सीखने को भी मिलता है। इसलिए ये है ना, मतलब आप भी देखते होगे मेरे जो वीडियोस में, अरे भाई आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, मेरे वो रोबोट थोड़ा बैठे हैं, बीच में हमें कुछ क्लू लेना होगा या करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो मोर और लेस मेरा देखो
मुझे कोई समस्या नहीं है भाई, मेरे लिए मैं अगर ना बोलूंगा, सामने वाले की कहानियां सुन के चला जाऊंगा, पॉडकास्ट सुनूंगा, मेरे लिए तो बहुत इजी वर्क है। हाँ लोगों को पसंद भी आएगा, लोग ज़्यादा व्यूज़ भी देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों भाई, जो मुझे पसंद है मैं वो करूँगा, और मेरे लाइक माइंडेड ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। देखेंगे। हाँ मेरे को नहीं पसंद है वो चैनल देखेंगे ही देख नहीं। सकते हैं जहाँ हाँ पर उनको ये सुनना पसंद है राइट। कि आओ कहानी सुनाओ जाओ बस। हाँ तो बस बैठा रह गया। हाँ ठीक है। हाँ ओके ठीक है। हाँ ओके, बस इतना ही। अच्छा ओके हो। हाँ। चलिए इसी नोट पे हम शुरू करते हैं। हाँ भाई, ये ना जो ट्रक ड्राइवर की कहानी है, क्या होता है कि हम ना जो ट्रक ड्राइवर है वो आमतौर पे, एक ना कहावत है, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद नहीं है, थोड़ा सा आपको उसका क्रक्स समझ में आ जाएगा कि अ, एक कैफे है कनाडा का। अब उसमें उसके बिल्कुल लाइन याद नहीं है, लेकिन फिर वही कि लायर्स एंड हंटर्स आर नॉट अलाउड। लायर्स एंड हंटर्स हंटर्स आर आर नॉट अलाउड। लायर्स झूठ बोलने वाले, और हंटर्स शिकारी शिकारी। है ना। माना जाता है कि जो शिकारी है बहुत फेंकते हैं, ओह ओके। हमारी उन्हें चिड़िया होती है और बात हाँ शेयर तक कर देते हैं। समझा समझा। मैं यहाँ पे गया जंगल, ओह ऐसी बंदूक। तो क्या होता है कि कई लोग ट्रक ड्राइवर्स या फिर कुछ ऐसे जो होते हैं ना ट्रैवलर्स, उनको भी इस चीज में इग्नोर करते हैं कि भाई ये भी फेंकते हैं। हो सकता है फेंकते भी हो, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एंजाइटी होती है भाई, इतनी देर से ड्राइव कर रहे होते हैं। देन उसके बाद कुछ एडिक्शन भी कह सकते हैं, ड्रग्स भी डोज कह सकते हैं, या अल्कोहल का भी कह सकते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ये था ना, इसमें एक्सेप्शनली जो ट्रक ड्राइवर है वो बिल्कुल सूफी, मतलब वो बिल्कुल भी अल्कोहल या कुछ नहीं पीते। अब सोचेंगे जो कुछ शायद ट्रक ड्राइवर भाई भी देखे, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भाई एक्सेप्शनल होती हैं एग्जांपल, जैसे कि एक बॉडी बिल्डर हैं, वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर हैं, वेजिटेरियन मानेंगे आप तो, हाँ हाँ जैसे हाँ बिल्कुल। वीरेंद्र घुमन करके हैं। हाँ जी हाँ जी। तो आप उनको देखेंगे, उसके बाद तो आप भी जब सर्च करेंगे बिल्कुल बिल्कुल वेजिटेरियन, तो एक्सेप्शनल होते हैं। सो इसका मेन यही है कि भाई जो इनकी सबमिशन है वो बड़ी मायने रखती है। तो जो ये मेन ट्रक ड्राइवर है, और कहानी है इनकी, किस्सा इनका सत्येंद्र जी का, जो मेन ट्रक ड्राइवर है, और इनके जो सहायक हैं, जिनको हम क्लीनर भी कई बार कह देते हैं, रमेश। रमेश कहते हैं कि भाई मैं सत्येंद्र जी मेरे गुरु हैं, उस्ताद कहते हैं हमें। और ये मतलब जब मैंने ट्रक चलाना सीखा इनसे, तो तक की कहानी है। लेकिन ये अचानक से किस्सा इनके माइंड में कैसे आता है कि आज रमेश को तो ट्रक ड्राइवर है, और सत्येंद्र जी अब इस दुनिया में नहीं है, वो जा चुके हैं। तो ये रमेश जी ना, किसी इनके पास भी ऑल इंडिया परमिट है, और ये रमेश जी कहीं मतलब सामान लेके जा रहे थे। अब ये ट्रक ड्राइवर और इनका एक क्लीनर है रंजू, ये बस बातें वोतें करते जा रहे थे, और धीरे धीरे ये राजस्थान के कुछ ऐसे सुनसान इलाकों में मतलब जा चुके थे, जहाँ पर बहुत ही मुश्किल से कोई गाड़ी नजर आ जाए सड़कों पर, तो बहुत बड़ी बात है रात के समय में। अब ये चलते जा रहे थे, तो राजू वगैरह ये बात करते जा रहे थे, तो अचानक जो राजू का ध्यान है सड़क पे जाता है। तो ये देखता है, अरे अरे वो देखो उस्ताद जी, कितने 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 लोग गिरे पड़े हैं, जल्दी से रोको। तो एकदम के लिए, कुछ समय के लिए रमेश जी ब्रेक लगाते हैं, लेकिन बड़े गौर से देखते हैं, और फिर कुछ ना बड़बड़ाने लग पड़ते हैं, बड़ी तेज तेज बड़बड़ाने लग पड़ते हैं, और बड़बड़ाते बड़बड़ाते अब ट्रक की स्पीड को एकदम से बढ़ा देते हैं। जैसे ही ट्रक की स्पीड को एकदम से बढ़ाते हैं, तो जो राजू वो हैरान हो जाता है कि भाई ये यहाँ तो ट्रक रुकना चाहिए, स्पीड बड़ी हो कम हो गई है, और उल्टा ये स्पीड बढ़ा दी है। अब वो इनके हाथों को हिला रहा है, अरे उस्ताद जी क्या कर रहे हो, जाग जाओ। रुको, मतलब क्या कर रहे हो। और ये उस्ताद जी बड़बड़ाते जा रहे हैं, बड़बड़ाते जा रहे हैं। अब वो पॉइंट आ गया जहाँ पे आके बस कुछ नहीं हो सकता। ट्रक बिल्कुल पास आता है उन लोगों के जो सड़क पर मतलब हुए थे, घायल पड़े हुए थे। राजू की आंखें बंद हो जाती है, ट्रक निकलता है, ऐसे निकलता है कि जैसे आई नहीं। रोड से निकल के गया और आगे बढ़ गया। अब राजू एकदम से आके बोलता है, वो फील करता है कि कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं। ये अब देखता है इनकी तरफ, अपने उस्ताद की तरफ, जो ये बड़बड़ा रहे थे ऊंची ऊंची, ये थोड़े से पहले से रिलैक्स लग रहे हैं, और थोड़ा सा इनका कम हो रहा है। उस बड़बड़ाने में क्या था, कुछ है? मंत्र टाइप कुछ है ना? जैसे हम
बड़बड़ा रहे हैं तो वो हम हनुमान चालीसा भी हो सकता है। ओके, बड़बड़ाने का मतलब कि कुछ ऐसी भाषा जो पूरी तरीके से समझ में भी ना आए। समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये पता लग रहा है कुछ बोल रहे हैं। अब पहले तो बड़ा हैरान होता है कि भाई ये मतलब ऐसा तो कुछ जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो हुआ नहीं। एकदम से वो पीछे की तरफ देखता है तो पीछे से एक हाथ आता है उसके, राजू के यहाँ से इसको पीछे खींच लेते हैं। मतलब अभी भी राजू ट्रक के अंदर है? हाँ, ट्रक के अंदर है और पीछे से मतलब कि हाँ। ट्रक के अंदर से रमेश जी का हाथ था। वही वही। एक गलती से भी पीछे मुड़ के नहीं देख रहा। अब रमेश जी बिल्कुल नॉर्मल है और ये राजू कहता है कि क्या हुआ, कहता कोई बात नहीं आराम से बताऊंगा, अभी चलने का समय है, यहाँ पर रुकने का समय नहीं है। चलो अब चलते जा रहे हैं। राजू की पैंट गिल्ली हो चुकी है कि भाई ये हुआ क्या मेरे साथ, ये उस ट्रक के साथ क्या हुआ, ये उस्ताद जी क्या चीज़ है, मैं कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गया। अब चलते चलते जब वो सुनसान रास्ता एक हाईवे की को एडजॉइन करता है, जुड़ता है जाके, और कुछ शिकारियाँ नजर आनी शुरू होती हैं, तो रमेश जी बड़ी ऊंची सांस लेते हैं, रिलीफ जिसे कहते हैं, यहाँ बचे। अब राजू कहता है कि उस्ताद जी हुआ क्या, तो उस्ताद जी कहते हैं कि हुआ नहीं, बस होते होते रह गया। तो कहते हैं क्या हुआ, कहते हैं कि अगर हम ट्रक रोक लेते तो अगली बार हम भी यहाँ पर ऐसे ही किसी को रोक रहे होते। रोड पे ऐसे ही होते हैं हम भी। तो कहता क्या हुआ, कहता ये सभी का सभी प्रेत थे। ड्राइवर को बताया। हाँ, ये सभी के सभी प्रेत थे। एक स्पेसिफिक वर्ड है उसके बारे में मैं बाद में रिवील करूंगा कि क्या थे। आप उसके में थंबनेल का टाइटल भी बना देना, लुक्रेटिव लगेगा। ठीक है। ठीक है। तो ये अब कहते हैं कि वो प्रेत थे, तो ये कहता है कैसे पता लगा आपको, और अब ये बड़बड़ा के रहते। तो कहते हैं कि इसी जो मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ इसी की वजह से हम बचे हैं, और इसी की वजह से मुझे क्लैरिटी हुई, मुझे साफ वो चीज़ नजर आई तुम्हें नजर नहीं आ रही थी। तुम्हें वो एक घायल इंसान नजर आ रहे थे, खून से लथपथ, मदद मांगने के इशारा करते हुए, लेकिन मुझे वो बिल्कुल सामने प्रेत नजर आ रही थी। और ये जो सब कुछ हुआ ये एक मंत्र की वजह से हुआ, और ये जो मंत्र भी था ये भी एक ऐसे शख्स ने दिया जिसका मैं आभार इस ताउम्र मतलब जताता हूँ। और शायद अगर मैं उस पर्सन को कुछ समय पहले छोड़ चुका होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं आता, है ना। अब ये कहते हैं कि कौन, कहते हैं वो जी मेरे उस्ताद सतेंद्र जी। तो वो उनको इतना मानते हैं कि उनकी फोटो भी लगी हुई थी। तो राजू कहता है इनकी बात पूरे कहते हैं। अब कहता है कि ये मतलब चलो मुझे पता है कि आपके गुरु हैं, आपको ट्रक वगैरह सब कुछ उन्होंने सिखाया, चलाना सिखाया, और ये मतलब वो भी नहीं है, अब नहीं है इस दुनिया में। तो लेकिन क्या बात हुई थी, रमेश जी कहते हैं कि बेटा बात ऐसी है कि कई बार ना जो अहंकार होता है, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि इंसान जब जीरो से शुरू होता है, जीरो से जब शुरू होते हैं ना सब हम्बल होते हैं क्योंकि हमें सबकी जरूरत होती है। औकात करेक्टर तब पता लगता है कि जब हम आगे बढ़ना सब शुरू कुछ होते हो। हैं, और कई बार किसी उस पर्सन से भी आगे बढ़ जाते हैं जिसने पर्सन ने हमें कभी रास्ता दिखाया था। रास्ता दिखाया, तो उससे भी आगे बढ़ते हैं। और वो प्रकृति का नियम है, और सच मानिए कि सही में असली गुरु वो होता है, या सही में असली इंसान वो होता है जो अपने सिखाने वाले को के बारे में ये एक्सपेक्ट करता है कि ये मुझसे भी आगे बढ़ जाए। राइट। टीचर है जो प्रोफेसर है, अब हमने कितने साइंटिस्ट देखे हैं, तो जो साइंटिस्ट वो साइंटिस्ट ना बनते अगर उनके टीचर ये अपेक्षा ना करते कि ये हमसे भी आगे बढ़े। अगर वो ये सिर्फ इतना ही रखता कि उनको इतना ही सिखाऊं कि मेरे नीचे ही रहे, तो जीवन में कभी एवोल्यूशन होती, तो एवोल्यूशन में बहुत बार कहता हूँ होके रहती है। तो कुछ ऐसे जो खास इंसान होते हैं जो चाहते हैं कि ये मुझसे आगे बढ़े, तो उनकी वजह से संसार आगे बढ़ना पॉजिटिवली। तो ये रमेश उस कैटेगरी में थे कि भाई जो जल्दी ही कॉलर खड़े करने वाले। इन्होंने सतेंद्र जी के पास ऐसे क्लीनर ज्वाइन किया, बहुत गरीबी देखी, घर में खाने के लिए भी कई बार लाले पड़ जाते थे। उससे में सतेंद्र जी ने इनका हाथ थामा, इनको कहा कि चल बेटा तू क्लीनर का जॉब कर, कम से कम तेरे 3 समय का खाना तो बनेगा, तुझे मिलेगा, घर वालों को मिलेगा। धीरे धीरे देखते हैं तू जितना प्रतिभाशाली है, तो उसके बाद फिर देखते हैं भाई तुझे मैं कुछ ना कुछ तेरी हेल्प कर दूंगा। तो धीरे धीरे जो रमेश कुमार थे ये अच्छे थे, लाइक थे। गरीबी और जो डेडिकेशन है इन दोनों का मिक्सचर बड़ा घातक होता है, इंसान बड़ी जल्दी आगे चला जाए, ऊपर चला जाता है, ऊपर मतलब जल्दी से। हाँ वैसे। हाँ ठीक है। तो ये ऐसे ही रमेश कुमार भी थे। वो गरीबी को काटना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, और जो वो सीख रहे थे उसमें उनकी लगन थी।
और अच्छे से सीख रहे थे, यानी कि ट्रक चलाना, सिर्फ ट्रक चलाना ही नहीं होता, ट्रक की मेंटेनेंस करना भी, सब ध्यान से रख रखाव करना सब होता है। मतलब पूरा ओवरऑल सब कुछ। हाँ। अब जो सतेंद्र थे ना, सतेंद्र जी जो थे वो बड़े शांत स्वभाव के, जैसे कि मानो कुछ ऐसी बात है जो इन्होंने कर दी लेकिन कही नहीं। हम्म अब अगली बार वो रमेश कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि भाई इनको तो करनी नहीं आई, मैंने कर दी, देखो मैंने कर दी। तो धीरे धीरे जो है वो अहंकार का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये बातें उनके मन में आती जा रही कि भाई मैं तो इनसे भी आगे निकल गया। हम्म अब क्या हो रहा है कि इस दौरान कुछ ऐसी इनके साथ घटना हुई नहीं पैरानॉर्मल, जैसे मैंने कहा कि वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ वही करते हैं, अभी आए दिन होती रहती है, तो इन्होंने भी काफी समय बिता लिया लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई ऐसा इनकाउंटर हुआ नहीं। और वहीं दूसरी ओर सतेंद्र जी नॉर्मल अपना जैसे चल रहे हैं। अब एक पॉइंट पे आके ना, जो रमेश कुमार है वो बिल्कुल हो चुके हैं कि भाई मैं ना आज छोड़ूं, कल छोड़ूं, परसों छोड़ूं, हम्म मैं तो भाई किस्तों कुस्तों पे ट्रक ले दूंगा, तो मैं तो अपनी अलग होना अलग हो जाऊंगा, बस कितनी देर मैं सेवा करता रहूं। ट्रक चलाना भी सीख चुके थे, लेकिन सतेंद्र जी खास तौर पर रात के समय में ट्रक नहीं चलाने देते थे, शायद कोई कारण रहा होगा, तो इसलिए ये बस सोचते थे, जैसे कहते हैं ना कि शुरू शुरू में जब हमें जरूरत होती है तो हम बड़े, सामने वाला इंसान बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब हम थोड़ा सा करीब आना शुरू होते हैं या क्रॉस कर जाते हैं, फिर वो हमें इंसान बुरा लगना शुरू हो जाता है। उसमें फिर तब हमें कोई कमी नजर नहीं आती, लेकिन फिर हमें कमियां नजर आनी शुरू हो जाती है, सोच में ये कमी है, इसमें ये कमी है, अरे मुझे तो कभी इसकी जरूरत ही नहीं, अगर ये ना होता तो कोई और होता, वो सोचता है इंसान है ना ऐसा। तो ऐसे कुछ विचारण में भी आने लगे, और अब वो पॉइंट आया, हम बिल्कुल आते हैं उस घटना पे। रात का समय था और आज रमेश कुमार मन बनाकर बैठे थे कि मैं रात के समय में उस्ताद जी को कह दूंगा कि उस्ताद जी मैं ना बस कुछ दिनों तक ही रुकूंगा, मैंने बैंक में बात की हुई है, लोन मेरा पास हो जाएगा और मुझे ट्रक मिल जाएगा, और बस उसके बाद फिर बस। तो ये अभी सोच रहे थे मैं कैसे सोचूं, क्या करूं। ये जा रहे थे, इन्होंने शायद पकड़ी थी गाड़ी वहां से, हिसार से, और इन्होंने मध्य प्रदेश को पार करते हुए शायद जाना था कर्नाटका की तरफ, नहीं कर्नाटका नहीं, दूसरी जगह कौन सी, हैदराबाद की तरफ था शायद, मुझे अभी याद नहीं पूरा, अच्छा। आंध्र प्रदेश के साथ। तो बीच में से मध्य प्रदेश गुजरता, और मध्य प्रदेश का लोगों को पता ही है कि भाई भीड़ जब आता है तो रास्ते कितने सुनसान होते हैं, हाँ जी। तो वहां पर भूत प्रेतों से ज्यादा डाकुओं का डर होता है। अब जब रात का समय आया तो ये इन्होंने ट्रक मांगा, तो उन्होंने मना कर दिया सत्य देने कि नहीं बेटा, ये मैं चलाऊंगा, यहाँ पे मैं चलाऊंगा। अब इनको बड़ा गुस्सा है, इन्होंने पक्का मन बना लिया कि भाई मैं तो, ये कोई बात थोड़ा होती है ऐसा। ये चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रात का समय है, तो एक पॉइंट पे आकर ना, अब कुछ मौसम खराब होना शुरू हो गया, बारिश होनी शुरू हो गई, और तेज थोड़ी सी बारिश हो रही है, और सिकंदर जी अब थोड़े से वृद्ध हो चुके थे। तो ये फिर उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको नजर नहीं आ रहा होगा सही, तो साथ जी मैं चला लेता हूँ, तो उन्होंने फिर मना कर दिया। अभी ये बातें चल ही रही थी कि अचानक से ना एक गाड़ी बहुत तेज इनको क्रॉस करते निकलती है, तो जैसे वही मुंह से गाड़ी निकल जाती है, अरे पागल है क्या ये। तो सतेंद्र जी को ना कुछ आभास होता है, वो कहते हैं बस आगे जो होगा ना तो चुप रहना, कुछ करना नहीं। उनको बड़ी अजीब बात लगती है कि ये बात क्या कर रहा है। खैर अब ये ट्रक आगे बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ समय बाद ये देखते हैं कि जो सड़क है आगे, रोशनी तेज थी, बारिश थोड़ी सी कम हो चुकी थी, बिल्कुल फ्लैश जा रहा था ट्रक का, कि आगे एक तरह का लाशों का, मतलब पूरा जिसे कहते हैं ना भंडार लगा हुआ है, लाशों से भरी पड़ी है सड़क। कुछ लोग हिल रहे हैं बहुत मामूली से, सड़क के मतलब यानी कि क्रॉस करने की जगह नहीं है, अगर कोई सड़क से क्रॉस करेगा तो उन लाशों को मतलब रेलता हुआ ऊपर से जाके कर सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब ये जो डिस्टेंस है धीरे धीरे कम हो रहा है, हालांकि सुरेंद्र जी ने थोड़ी सी स्पीड कम की, और अब राजू वही, अब रमेश वही सिचुएशन में है जो राजू आज सिचुएशन में है। वो कह रहा है कि रोको, क्या हो गई, इतने लोग पता नहीं एक्सीडेंट हुआ है। तो अब जो सतेंद्र जी है ना, वो क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं नहीं नहीं रमेश कुछ नहीं है, चलते रहना बस। तो रमेश पहले से ही भरा पड़ा एंड पर कि भाई बुढ़ा सटिया आ गया है, मुझे ट्रक नहीं चलाने देता, यही बात ऊपर से ये हरकतें कर रहा है। कर रहा है। तो वो कहता है कि पागल हो गए हो क्या,
सामने इतने लोग नजर नहीं आ रहे, लाशें नजर नहीं आ रहे हैं, चलो लाशों को छोड़ो, मुझे कुछ लोग हिलते नजर भी आ रहे हैं, तो आप जल्दी से ट्रक को रोको। तो वो बस नाव में से लाते हैं और ट्रक की स्पीड कायम रखते हैं। अब ट्रक धीरे धीरे बढ़ रहा है, टाइम सोचने का टाइम कम होता जा रहा है, बीच बीच में बिल्कुल समय इस पॉइंट पे आ रहा है कि बस अब सोचने का समय नहीं बचा। तो क्या होता है कि ये बिल्कुल ना गुस्से में आ जाता है रमेश, और इनको ना पीछे करता है, बड़े गुस्से से इनकी टांगों पीछे करता है, और कोई रोड होती है उससे ब्रेक पे कर देता है अचानक से। मतलब ब्रेक लगती है, एक तरफ से उनका स्पीड पर भी होता है, तो आप सोचो फ्रिक्शन होती है। अब क्या होता है कि जो वो है मतलब डिस्टेंस है थोड़ा सा बचा हुआ है, और अब बिल्कुल साफ तौर पर इनको सामने लाशें नजर आ रही हैं। जो भी जितने भी लोग थे, काफी लोग थे, और एक इंसान जो है वो बिल्कुल रेंगता रेंगता इनके ट्रक के पास आया, जैसे कि वो मदद के लिए पुकार रहा है। अब इनको सतेंद्र पर गुस्सा आ रहा है कि भाई ये ट्रक रुक गया, जल्दी से उतरते हैं, ये जल्दी से उतरने लगते हैं, तो उसको रोक लेते हैं, और अभी वही चीज देखते हैं कि कुछ बड़बड़ा रहे हैं, और किसी न किसी ट्रांस में है, मतलब अभी अपने आप में नहीं, यहाँ नहीं है। हाँ, ये बोलते जा रहे हैं अरे भाई अरे क्या कर रहे हो, वो देखो लोग नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे एक इंसान रेंगता हुआ इनके पास आता जा रहा है, और ये बस अपने कुछ बड़बड़ाए जा रहे हैं, बड़बड़ाए जा रहे हैं। अब रमेश कुमार गालियां भी निकालने लग पड़े हैं, ये सठिया गया क्या, जो भी समझ लो, जो भी आपके मन में आ रही होंगी। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स कर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया है ना। तो ये चलता जा रहा है, तो धीरे धीरे वो जो आदमी अब उनकी खिड़की के नॉन साइड से भी खिड़की आना शुरू हो गया। अब जब ये कहते हैं ना कि भाड़ में जा, मैं तो मदद करूंगा, खिड़की खोलने लगते हैं, तमाच आता है पीछे से गर्दन पे सलीम जी का। ये कहता है कि इतनी तेज बढ़ा कि मैं सुन्न हो गया। जब यहाँ पे बढ़ता है ना, तो थोड़ी देर के लिए इंसान ये ठहर जाता है। ठहर जाता है। मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने भी सुना है, बड़ी है। मैंने पढ़ी थी, मैंने भी सुना है। तो इंसान ना सुन्न हो जाता है, और ये एक तो होता है कि भाई एक्सपेक्ट नहीं किया होता किसी से थप्पड़ पड़ेगा, दूसरा फिजिकली भी बंदा सुन्न हो गया, मेंटली और फिजिकली दोनों को ऐसे करते बस ना ऐसे हो रहे हैं, ये वो घूम के इस तरफ देख रहे हैं। अब कितना समय लगा होगा, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, किस चीज में? कि थप्पड़ पड़ा और ये घूम के देख रहे हैं। जब इन्होंने इस तरफ देखा ना, तो जो यहाँ का आदमी था इस तरफ अब खड़ा हुआ है, ऊपर की ओर आ रहा है, उसका सर नजर आ रहा है। ये एकदम से घूम के इधर देखते हैं कि इधर था नहीं अब। तो वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सामने खड़े हैं, और बड़बड़ाए जा रहे हैं, और अचानक से अब एक्सेलेरेट करते हैं, एकदम से चटक झटका मारता है, और जैसे ही उनको चीरता है, कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। और जब वो देखते हैं इस तरफ कि जो आदमी इस तरफ था, वो ना इस तरफ है ना इस तरफ है, ठीक है। ये पीछे मुड़ के देखते हैं चेक करने के लिए कि भाई लाशों पर से गुजर गया पागल, मैं देखूं क्या सिस्टम है। तो जब पीछे देखते हैं, तो जो घायल आदमी था जो रेंग रेंग के आ रहा है, अब इनके पीछे भाग रहा है ट्रक के। अब इनको ये महसूस हो चुका था कि भाई समस्या कोई हो रहा है। तो ये अब इंटरफेरेंस अपनी खत्म कर देते हैं, जो भाई आप कर रहे हो करते रहो, गुरुजी पे अभी आप ही हो। हाँ। कुछ समय बाद जो ये मंत्र बड़बड़ा रहे थे, ये पीछे मुड़ के देख रहे थे, तो एक जमात फिर से आता सतेंद्र जी का। तो ये इशारा करते हैं पीछे नहीं देखना, बोलते नहीं, बस इशारा ऐसे करते हैं पीछे नहीं देखना। तो ये दो जमात थे, इनके लिए बहुत ज्यादा इसलिए थे सरप्राइजिंग कि सतेंद्र जी, जैसे मैंने कहा कि बड़े ही काम टाइप के इंसान थे, कभी भी उन्होंने किसी पर मच्छर तक नहीं मारा होगा, कहावत में कहते हैं वैसे लोग मार देते हैं। तो ऐसे इंसान थे। अब जब थोड़ा सा सफर तय होता है, तो ये कम कबाए जा रहे थे, क्योंकि जो उन्होंने देख लिया था, इनको ये पता लग गया था कि नहीं दिक्कत परेशानी वाली बात है। अब जब थोड़ी सी भीड़ भड़का आता है, किसी शहर वगैरह के अंदर से क्रॉस कर रहे थे, कुछ लोग नजर आ रहे होते हैं, तो ये ट्रक रोकते हैं। तो इनकी सच में पैंट गिली हो चुकी थी, मतलब इनका बुरा हाल था। तो ये बस जैसे ही सतेंद्र जी खुद ट्रक से पहले उतरते हैं, ये भी उनके पीछे पीछे उतरते हैं, और ये उनके पैरों में गिर जाते हैं कि ये जो सब कुछ पीछे हुआ, ये हुआ क्या था। तो फिर सतेंद्र जी इसको बताते हैं कि बेटा जो ये था, ये छलावे थे, और वो जो था छलावों का मुखिया था, जो यहाँ पे हमें कर रहा, इस तरफ आ रहा था। अगर हम उसके मायाजाल में फंस जाते, तो अगली बार हम भी ऐसे किसी को रोक रहे होते।
तो आपका थंबनेल बनाएगा छलावा का मुखिया। मैंने कहा था ना कि आपको थंबनेल का टाइटल अच्छा मिलेगा। जी। तो ये छलावों का मुखिया था। और छलावा आपको मैंने आपके चैनल पर छलावों के ही ज़्यादा किस्से हाँ जी, हाँ। हैं, चलते भी हैं। छलावे चलते हैं। सरप्राइजिंगली मतलब मेरे दिमाग में अभी आया कि ये छलावों के किस्से हम डिस्कस करते हैं। तो छलावों को फिर मैं बता देता हूँ कि छलावे किसी को मारते नहीं है, हाँ। वो ऐसे हालात क्रिएट करते हैं कि इंसान मौत की तरफ पड़ता है। खुद ही अपने आप मौत। हाँ, अगर वो बच जाए, मतलब अगर वो समझ जाए चाल को, तो छलावा मार नहीं सकेगा, हमला नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ सिचुएशन क्रिएट करेगा, मैनिपुलेट करेगा। तो अब सतेंद्र जी को ये पूछते हैं कि उस्ताद जी ये पढ़ क्या रहे थे? तो फिर कोई शायद उनके गुरुजी ने मंत्र दिया था, तो फिर उन्होंने इनको ये मंत्र दिया कि जब भी तुझे कोई दुविधा हो तो तूने ये मंत्र बोलना, तो तुझे जो सामने चीज है ना वो नजर क्लियर आएगी कि सामने जो तेरे खड़ा है वो इंसान है या प्रेत है। तब ये मंत्र पढ़ रहे थे कि करने के लिए कि सच में वो थे कि वो प्रेत थे। तो ऐसा उनके साथ दूसरी बार हुआ था। पहली बार उसके एक तरह के विक्टिम थे, दूसरी बार उन्होंने किसी दूसरे को विक्टिम बनने से बचा लिया। तो ये था छलावों का मुखिया का केस। यार ये जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं इनके साथ ना बड़ी चीज़ें होती हैं, चाहे वो भूतिया ले लो या फिर किसी भी तरह के इंसिडेंसेस। आप किसी ट्रक ड्राइवर को लेके बैठोगे ना, वैसा मैं बता रहा हूँ कि पॉडकास्ट ऐसे ऐसे निकाल देगा आप वो। उठ के साइड पे चले जाओ, 2 घंटे बाद लोग आपको बोलते नजर आएंगे। उनके पास बहुत किस्से होते हैं, हाँ। चाहे क्राइम सीन्स को लेकर, चाहे कोई हादसा, कोई किस्सा, बहुत होते हैं। कुछ ना स्पेसिफिक होते हैं। एक अपने मैं मेहुल भाई की बात कर रहा था ना, मेहुल भाई मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया था। तो पहली बार जब मैंने उनके साथ पॉडकास्ट किया ना, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग एज अ प्रोफेशनल कि भाई जैसे हम प्रोफेशनली करते हैं, तो उनसे किससे निकल नहीं रहे थे। तो मैंने ना पहले पॉडकास्ट के बाद ना समझ लिया कि उनसे बात कैसे करनी है, कि वो पहाड़ों से बिलोंग करते हैं। तो मैं बस अगली बार ना बैठा हूँ, तो उनका किस्सा एक खत्म हुआ, अच्छा भाई यार पहाड़ों में तो ये छावे बड़े होते, अरे चलो भाई ये भी है, ये भी है, 3-4 हुए, अच्छा भाई मैंने सुना चुड़ैले भी, हाँ चुड़ैलों पर भी ये कहानी होती है। तो बस वो ट्रिगर होता है कि मतलब ये किस इंसान का क्या ट्रिगर है, ये होता है। मेरा तो निकला था लास्ट टाइम आपके साथ, मैं एज ए गेस्ट था। हमारा पॉडकास्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। फिर मैंने गांव की कोई बात बोली, आपने बोला अरे यार वो आप गांव गए थे, वो कुछ मुंडी वुंडी का, फिर वो खिंच गया वहां से। ठीक है ना। तो ये होता है। और देखो ये ना नॉन बिलीव या इग्नोरेंट जो होते हैं, इनमें मैं ये नहीं कहता कि गलत होते हैं, मैं तो खुद कहता हूँ कि भाई 99% किस्से जो होते हैं वो मैं झूठे भी नहीं कह सकता, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, थोड़ा मिर्च मसाला होता है। मिर्च मसाला भी नहीं, किसी की मनोदशा को भी बयां करते हैं, हेलुसिनेट भी लोग कर लेते हैं किसी का। मतलब मैंने जैसे अपने कहा कि भाई मेरे जो घर के जो मेरा जो रूम का दरवाजा है ना, वो एल्युमिनियम मेड है, एल्युमिनियम की उसमें शीट है, और उसके ना बिल्कुल सामने स्टेयर्स हैं, और स्टेयर के ऊपर विंडो है। जो वो विंडो वाली गली है ना, बीच में बहुत पतली गली है, उसके बिल्कुल आगे एक मकान है ऊपर। अब क्या होता है, कई बार वो रात को 12 बजे भी हिलता है ना। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या मान रहे हैं। तो मैं सोचूं कि भाई दरवाजा खटक रहा है, अब मैं इस चीज को आपके यहाँ पे बयां कर दूं कि इतने बजे मेरे दरवाजे का था, ये बन गई हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी बन गई ना। लेकिन उसका लॉजिक क्या है कि भाई जब ऊपर से हवा आती है ना, अब देखो हवा खुली है एकदम, वो एक ऐसे चैम्बर में प्रवेश कर, प्रेशर बढ़ता है। हाँ, तो वो जो विंडो में आके सीधा दरवाजे पे उसको ब्लो हो जाता है, तो हिलता है, जो मेरा लॉजिक कहता है ना। तो यहाँ पे भी इस वाले स्टूडियो में भी अगर कोई अकेला बैठ, मैं तो पूरा दिन यहीं पे रहता हूँ, काम करता हूँ, भाई साहब उसको भूतिया लगेगा ये पूरा। मैं उस वाले ड्राइंग रूम में सोता हूँ, और जो बाथरूम का डोर है वो मेन डोर के जस्ट सामने ही पड़ता है। बाथरूम की डोर ना थोड़ी सी आवाज़ आती है जब खुलती है, फिर बंद होता है ना, वो ऐसे करके आती है ना, एक जो आती है। तो मैं सो रहा होता हूँ और अपने आप ही खुलने लगता है। बस पहले दिन तो मैं चौंका, भाई ये क्या हो रहा है। फिर नोटिस किया कि मेन डोर के नीचे अच्छा खासा गैप है, तो वहाँ से प्रेशर पड़ता है, हवा क्रॉस होती है। तो आप ये भी मान सकते हो कि जो जितने भी हेलुसिनेशन के केसेस में, बहुत से केसेस में हवा का कसूर होता है। जो ये कोई चीज़ हिलना, कोई चीज़ नजर आना। तो मैं अब देखो भाई, मैं तो खुद नरेटर हूँ, मैं फर्म बिलीव करता हूँ ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जिनके साथ ऐसा हो रहा है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भाई चलो आप थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोच लो, लॉजिकल जरूर हो जाओ। मतलब जब आपको बिल्कुल लगे, यानी कहने का मतलब कि मुझे किसी पॉडकास्टर ने पूछा, नीतीश भाई ने पूछा मुझे कि सुनील भाई अगर सच में हुआ
आप ये तो आपका लॉजिक कह रहा है ना कि ऐसे ऐसे दरवाजा हिलता है, तो मैंने कहा कि मैं सच में तब मानूंगा जब दरवाजा खुलेगा। राइट। हाँ, मतलब आपने भी एक पॉडकास्ट में मेरे से कहा था कि जहाँ आपका लॉजिक फेल हो जाए हाँ, शायद तब आप कुछ बोल फिर आप सको, सोचो। लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि सिचुएशन ऐसा है, माहौल ऐसा है, यार इस लॉजिक के हिसाब से ये हो रहा है, तब क्यों फालतू में आप वो कर रहे हो? हाँ, अब जैसे मेरी जो गाड़ी मैं जहाँ पे पार्क करता हूँ ना, तो रास्ते में शमशान घाट है। तो मैं कई बार रात को 2 बजे पे ट्रैवल के लिए निकलता हूँ, तो खुद सोचो कि 2 बजे शमशान घाट के साथ जाना। शमशान घाट तो फिर भी कम ड्राइवन है। जहाँ पर मेरा गैरेज है, यानी भी गाड़ियाँ लगती हैं, वहाँ पर आसपास कुछ नहीं है, खाली प्लॉट्स हैं। तो खाली प्लॉट्स के बीच में सिर्फ वो है। अब ताला खोलना और बिल्कुल मतलब वहाँ पे जाना, तो आप खुद सोचो कि 2-2:30 बजे का क्या माहौल होता होगा, और वो लाइट भी नहीं कोई लगी, अंधेरा है बस मोबाइल की टॉर्च से, और वहां पर मेरे कोई आके सिर्फ कंधे पर ही हाथ रख दे। हार्ट अटैक। हाँ, तो अब उसमें ना एक चीज, कॉमन चीज क्या है कि मैं रात के समय में जितनी बार अपनी गाड़ी के पास होता हूँ ना, वहां पर 2 बगले नहीं होते, छोटे छोटे बगले टाइप पक्षी होते हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, छोटे से होते हैं, आवाज कैसे करते हैं? और जैसे बगले करते हैं। सफेद कलर के? हाँ, होते सफेद है, बिल्कुल सफेद भी नहीं, पंख थोड़े थोड़े काले हैं। अच्छा। बगले की टांगे बहुत लंबी होती हैं, हाँ। थोड़ी सी कम होते हैं कंपेरेटिवली। अच्छा अच्छा, ओके। तो वो ना हमेशा वहां पे होते ही होते हैं, और जब मैं पास आता हूँ तो उड़ जाते हैं, नेचुरली उड़ेंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि दिन के समय में नहीं होंगे, रात के समय में मुझे 2 नजर आते ही आते हैं। अब मैं उसकी जितनी मर्जी थ्योरियां बना दूं कि भाई वो प्रेत तो है, प्रेत हैं, छलावे हैं, ये 100 पॉसिबल। मेरे पे डिपेंड करता है, ये मेरे पे डिपेंड करता है। तो फिर अब कोई भेज रहा है तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब जैसे ऐसे ही इग्नोरेंस से याद आया, एक किस्सा ऐसा है कि अ, एक वो कहते हैं ना, हम्म, घर की मुर्गी दाल बराबर, और उससे भी बड़ी कहावत है कि ये कहावत नहीं, बट मतलब आधी कहावत ठीक है, इसमें लगती है आधी नहीं। एक पंजाबी में कहावत है कि घर दा जोगी जोगड़ा, बाहर दा जोगी सिद्ध। अब हिंदी में बता दो। हाँ, फिर मैं पंजाबी में करके कहता हूँ हाँ। कि घर दा जोगी जोगड़ा, बाहर दा जोगी सिद्ध। यानी कि जो घर में है ना, आपके घर में कोई सियाना बंदा भी होगा, आपको नहीं लगेगा। हाँ। बाहर आप करोगे कि यार बंदा बड़ा समझदार है, ये अच्छा। है ना। घर का बंदा आपको नहीं लगता, जैसे कि घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल, मैं रिलेट कर सकता हूँ। हाँ, आप क्योंकि यार मेरे घर में मेरी मम्मी को 10 बीमारियां हैं, वो भी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। तो आप ट्रेनर हो, हाँ। तो आप तो मतलब लाइफ कोच कह सकते हो। अब साइड में कोई बगल पड़ोसी वाली आंटी आके कुछ ज्ञान दे जाती हैं, वो मुझे सिखाने लग जाती है कि आंटी ने ऐसे ऐसे कहा। मैंने कहा, मम्मी मैं लोगों से पैसा लेता हूँ ये सब चीज़ें करवाने के, और आपको किसी ने कुछ बकवास एडवाइस दे दिया, आप उसकी मानकर मुझे आके वो कर रहे हो कि यार नहीं नहीं ऐसे नहीं, आंटी ने ऐसे बोला तो ऐसे होता है। वो है ना, घर का जोगी जो है ना, घर का जोगी तो पागल ही है, हाँ हाँ। वो तो जोगी नहीं है, बाहर का सिद्ध है, चाहे वो पागल ही क्यों ना। अब ना पंडित जी बैठे हुए थे अपने मंदिर में, और एक उनके आए हुए थे जो भी से नहीं कह सकते हैं, पूछने के लिए उनसे आए हुए थे। तो वो ना सारी इस तरीके की, मतलब पंडित जी बात कर रहे थे कि मुझे तो मोरलेस ना इसमें ऊपरली हवा का लग रहा है चक्कर। पंडित जी का नाम है विद्यासागर, और मेरे हिसाब से ना तो ये ऐसा है ऐसा है। अब जो वो पर्सन आए हुए थे ना, उनके साथ उनका बेटा भी बैठा हुआ था, मोस्ट पॉसिबली टीनेजर था, ठीक है। 17-18 के आसपास। वो सुनता जा रहा था, सुनता जा रहा था, सुनता जा रहा था, और एक पॉइंट पे आके वो फट पड़ा। ये क्या करे, ऐसा बकवास है, पापा आप भी कहाँ ले आए, क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ये मुंदरी डालो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, सब बकवास है। अब उनके पिताजी थोड़े से गुस्से में कहते हैं कि तेरा दिमाग खराब है, पागल है तू, कैसे कर रहा है बात। तो विद्यासागर जी कहते हैं कि मेरा साहब कोई बात नहीं, बच्चा है, समझ जाएगा। तो फिर मेरा साहब चुप होते हैं, तो वो लड़का फिर बोल करता है कि सब बकवास है, ऐसा है, पैसे हेठने का ये। अब विद्यासागर जी हंसते हैं और कहते हैं, फिर मेरा साहब बोलने पड़ते हैं, कहते हैं मेरा साहब कोई बात नहीं। मेरा साहब कहता है कि बात ये नहीं है पंडित जी, ये माने ना माने ये इसकी चॉइस है, लेकिन इसको एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना। रिस्पेक्ट, हमने इसको रिस्पेक्ट करने सिखाई है, ये वो तो करे, हमने ये थोड़ा सिखाया कि तू किसी से बदतमीजी से बात करे, बदतमीजी का क्या है। और जब ये बात करते हैं मेहरा साहब, तो उनके बेटे को ये महसूस होता है कि हाँ ठीक है, ये बात तो ठीक कर रहे हो, थोड़ा सा वो अपने स्वभाव में नरमी लाता है। तो
पंडित जी कहते हैं कि विद्यासागर जी कि मेरा साहब कोई बात नहीं, मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि ये कमरे में सिर्फ अकेला है कि जिसको इन बातों पर विश्वास नहीं है। इस कमरे में 2 जने हैं जिनको इस बातों पर विश्वास नहीं। अब मेरा साहब इधर उधर देखते हैं कि भाई इस कमरे में तो हम 3 जने हैं, मैं तो पूरा करता हूँ, ये नहीं करता, रह गए आप पंडित जी। तो विद्यासागर जी कहते हैं हाँ मैं। अब जब वो बात सुनते हैं तो सुन के इनके भाई मैं जिससे परामर्श ले रहा हूँ वही कह रहा है कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। तो विद्यासागर जी कहते हैं कि मैं नहीं करता था तब तक, जब तक कुछ हुआ नहीं। अभी क्या हुआ है वो है कहानी। हाँ, तो जो लड़का था वो भी हमारी तरह शौकीन होगा कहानियां सुनने, हाँ हाँ है ना, है हाँ, कि भाई बिना यूट्यूब चैनल में कहानी सुनने को मिल रही है। वही वो कहता है लाइव। हाँ लाइव। तो पंडित जी बताओ क्या है? तो पंडित अरे बेटा तुम तो ये किया, नहीं नहीं नहीं, पंडित जी बताओ तो सही क्या है। ठीक है, अब थोड़ी सी जिद करने लग पड़ा तो विद्यासागर जी फिर शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैं भाई बेटा तेरी उम्र का था ना, तो मेरा भी जो इस चीज को लेकर तेरा स्वभाव था तेरे से भी उग्र था। और मैं ज्यादा एग्रेसिव था इस इसको लेकर। उग्र कहते हैं अग्रेसिव। तो ये कहता लड़का कहता है कि मैं मतलब फिर अब आप, उसके लड़के के बाप भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं कि फिर पंडित जी आप तो बहुत विद्वान हैं, आप मतलब कैसे फिर इस मतलब में ऐसे। वो कहते हैं मेरे पिताजी की वजह से। तो कहते हैं कि अच्छा फिर आपके पिताजी ने समझाया होगा? कहते नहीं। कहते फिर? कहते मैं मेरे पिताजी ही तो पंडित जी थे और मुझे वो ही पसंद नहीं थे इस चीज में, एज ए पर्सन नहीं, एज ए प्रोफेशन। समझा। है ना। तो जैसे मैं आपको सलाह दे रहा हूँ ऐसे वो भी लोगों को सलाह देते थे और मुझे लगता था कि लो भाई बकरा आ गया, एक और ठगी बची। लेकिन अब भाई बोल ऐसे ओपनली, मतलब मैं अपने पिताजी से आर्ग्यू तो करता था लेकिन किसी किसी के सामने नहीं, क्योंकि भाई घर की रोटी भी तो उससे चलती थी। वही। तो मेरे पिताजी सलाह देते थे और मतलब कोई जितना दे जाता था, और ये बात तब की है, अब की नहीं, कई दशकों पुरानी है, मतलब ये भी 55-60 साल की उम्र के हैं। तो इनके जब पिताजी थे तो ये मेरे हिसाब से तो 15-20 साल के बीच में हो गए, तो 30 के आसपास साल पुरानी, 30-40 साल पुरानी आसपास बात है। ओके। तो ये कहते हैं कि मेरे पिताजी ऐसे ही मतलब लोगों को सलाह दिया करते थे और मैं बस हमेशा जब कोई आता था तो मैं कहता था तो जी आ गया बकरा कट रहे हैं। मेरे पिताजी से इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा होती भी थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी भी होती थी। अब मेरे पिताजी वैसे तो चाहते थे कि मैं भी इसी लाइन में आऊँ, लेकिन उनका कुछ ऐसा फोर्स नहीं था कि बेटा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको उनको पता था कि ये नहीं मतलब करेगा। हाँ, मुझे कई बार हँस के कहते थे कि बेटा तूने करना तो यही है, तेरी कुंडली ये कहती है। तो मैं कहता था क्या बकवास है, आप और आपकी कुंडली दोनों बकवास है। वो कहते तेरी कुंडली में बेटा लिखा हुआ है, करेगा। तो धीरे-धीरे समय बीतता जा रहा था। अब एक बार क्या होता है, एक बार आते हैं मिश्रा जी। मिश्रा जी आते हैं, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, वो हमारे पुराने जानकार थे, लेकिन कभी मैंने ऐसा पाया नहीं था कि उन्होंने कोई विचार विमर्श या उनकी सहायता पिताजी के लिए हो। तो वो बड़े घबराए हुए आए और आके बातें करने लग पड़े पिताजी से। तो पिताजी कहते हैं जी क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है? तो मिश्रा जी कहते हैं मेरी आप देखो दशा देख के क्या बोलता कि ठीक होऊंगा। तो पिताजी पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात बताओ। अब वो बात करने लगे हैं तो मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि एक ही बकरा बचा था, ये भी हलाल हो गया। मिश्रा जी वैसे ही आते थे, आज ये भी पकड़े गए। हाँ। तो अब जो मिश्रा जी कहते मैं अपना काम कर रहा था लेकिन सुन रहा था साइड में, और वो बता रहे थे कि भाई हम तो पिछले 2-3 दिन से अपने घर ही नहीं गए। तो पिताजी कहते हैं कि घर नहीं गए, मैं समझा नहीं इस बात को। तो कहते हैं कि पंडित जी बात इतनी बढ़ चुकी है कि क्या बताएं, मतलब क्या शुरू होती है बात की, मैं अपने घर के दरवाजे पर दहलीज पर बैठा हुआ था। तो एक ना आदमी आता है, लड़का ही आता है, लड़का आता है तो वो मुझे ना मतलब पैसे मांगता है मुझसे, तो मुझे पैसे दो। अब वो देखने में बिल्कुल चुस्त दुरुस्त लग रहा था, ठीक लग रहा था। तो मैं खड़ा होकर कह गया कि अरे भाई सही लग रहे हो, तो पैसे मांग रहे हो, अच्छा लगता है। तो थोड़े से गुस्से में कहता है कि मैंने कहा ना पैसे दो। तो मैंने उसको खड़ा होकर कहा कि बेटा देख ऐसे में काम करना चाहिए, हाँ तुझे भूख लगी है तो बता, तुझे खाना देते हैं। तो वो थोड़ा सा फिर गुस्से में कहने लग पड़ता है कि बोला ना पैसे दो, मैंने खाना खाऊंगा पैसे लूंगा। तो थोड़ी सी आवाज़ जब ऊंची होती है तो मेरी धर्मपत्नी भी आ जाती है। वो भी आके उसको समझाने की कोशिश करती है कि बेटा तू खाना खा ले, तो तब जरूरी नहीं कि एक समय का, जब भी तुझे भूख लगे तो खाना आगे यहाँ पर खा जाएगा।
तो मिश्रा जी का भैया अपने रसूल भी पैसा क्यों देंगे भाई, जब काम करने वाला लड़का लग रहा है पैसे क्यों देंगे? हाँ भूख लगी है उसको खिलाना हमारा फर्ज है, पैसों से तो कुछ गलत काम भी किया जा सकता है ना। True. तो अब वो अड़ गया लड़का, वो लड़का इनको गाली निकालना पड़ा। ये भी थोड़े से गर्म हो गए। तो इनकी पत्नी इनको समझा रही कि क्यों मुंह लगना, चलो चलो चलो। लड़का इनको बड़े गुस्से से कहता कोई बात नहीं, इनका दे। वो ना थूकता है इनके दहलीज पे। जब वो थूकता है ना तो एकदम से काला, बिल्कुल काला थूक, जैसे मोबिल ऑयल होता है, हाँ काला थूक होता है। इनको बड़ी हैरानी होती है, और लेकिन उसकी जो हालत थी, हाव भाव थी, दशा देख के ना थोड़े से घबरा जाते हैं दोनों पति पत्नी। ज्यादा मुंह नहीं लगते और बड़े गुस्से में चला जाता है वो। अब इनकी पत्नी साफ वगैरह कर देती है, थूक वगैरह साफ कर देती हैं, और उसके बाद नॉर्मल सब हो जाता है जैसे मतलब चलता है। रात का समय होता है, अचानक से एकदम ठक की आवाज आती है, ठक, Okay. सिंगल आवाज बहुत तेज। इनका सारा परिवार डर के उठता है। सबको लगता है कि कुछ जमीन हिली लगती है, कुछ ऐसा, कोई भूकंप आया है। अब ये देखते हैं कि इनकी जितनी खिड़कियां थी सब पे क्रैक, एक ही जैसा क्रैक, पैटर्न सेम क्रैक का। सेम पैटर्न, क्रैक एक जैसा, यानी कि वही खिड़कियां तिड़की थी, उसकी आवाज थी। भूकंप का कोई नामो निशान नहीं लग रहा था। भाई अगर होता तो कुछ और भी, बर्तन भी गिरते, कुछ तो होता। ये सभी हैरान परेशान कि भाई ये हुआ क्या। इनके देखते देखते अचानक से ना हवा चलने लग पड़ती है, और ये क्या देखते हैं कि इनका सारे का सारा फर्श काला होता जा रहा है। मतलब होता सामने हो रहा है। हाँ, काला होता जा रहा है, देखते देखते काला होता जा रहा है, और आसपास से इनको महसूस हो रहा है कोई है, और किसी की हंसने की आवाज आ रही है। ये हंसने की आवाज हूबहू ऐसी थी जैसे वो जो गुस्से में गया ना उससे पहले वो एकदम हंसा था। अट्ठहास होती है ना, अट्ठहास, वो भरी थी इसने। मिश्रा जी को समझ आ गया भाई ये कुछ गलत काम कर गया। शायद उनको थूक साफ नहीं करना चाहिए था, कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब थूक साफ किया था ना तो जैसे काला बना हुआ काला, तो वैसे ही काला काला सारा हो गया। अब जैसा घर का माहौल हो गया था, तो मिश्रा जी को एक ही बात सोची कि जल्दी से घर को खाली करो, घर से निकलो, इससे पहले कुछ बड़ा हो जाए। तो कुछ ही दूरी पर इनके भाई का घर है, चलो ये वहां पर शिफ्ट हो गए। एक दो दिन उन्होंने देखा तो घर का वही सिस्टम था। देखते ही देखते घर के जो पत्ते वगैरह पेड़ पौधे आंगन में थे वो भी सूख गए थे। तो समझ आ चुका था कि मतलब है, समस्या हो गई है। तो उसके बाद फिर ये इनके पास आए, पंडित जी के पास, सारी इनको व्यथा बताई। अब इनके पिताजी उठते हैं, अंदर जाते हैं, कहते हैं मैं बड़े इनको ना सार्केस्टिक वे में देखता हूँ, आगे ये भी आ जाएंगे, काबू में ऐसे। तो ये ना मेरे कल देख के मुस्कुराते हैं। कुछ देर जाते हैं, किताब लेकर कोई आते हैं, उसमें से कुछ देर पढ़ते हैं, और मिश्रा जी को कहते हैं चलो मिश्रा जी चल। तो मिश्रा जी कहते हैं चलो ठीक है चलते हैं। अब कहते हैं कि जिंदगी में पहली बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा चलेगा। अब जिस हिसाब से मेरा स्वभाव था इस चीज को लेकर, मेरा रुख था भाई, उनको होगा कि भगवान भी उनको आके कह दे मैं कभी ना चलूं। कहते मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, मैं कहा चलो ड्रामा देखते हैं आज, कि मेरे पिताजी ड्रामा करते क्या है, कैसे लोगों को बुद्धू बनाते हैं, इतनी उनमें पावर कैसे है, इतनी उनमें मैनिपुलेशन की कैसे पता कि लोगों को देखते देखते बुद्धू बना लेते हैं। तो कहते चलता हूँ। इन्होंने पहली बार में हाँ कर दिया, जिंदगी में पहली बार इन्होंने पूछा चलते हैं, और जिंदगी में पहली बार इन्होंने कह दिया चलते हैं। तो अब ये चल पड़े, और जब ये गए तो सच में जो मिश्रा जी ने वर्णित किया था सेम वही चीज थी, कि एक तरह का क्रैक खिड़की पे और फर्श का। अब ये ना दो घेरे बनाते हैं, एक घेरे में आप बैठते हैं, और इन अपना बेटा कोई विद्यासागर कहते तू बैठ जा। दूसरे घेरे में परिवार को बिठाते हैं। घेरे के बाहर एक सफेद कलर का कपड़ा रखवाते हैं, अंदर एक दीप जलाते हैं, और स्ट्रिक्टली कह देते हैं कि अगर कोई घेरे से बाहर गया तो समझ लो वो गया। अपने बेटे विद्यासागर को भी कह देते कि बेटा गलती से भी घेरे से बाहर नहीं जाना। हंसी मजाक अपनी जगह, तू नहीं मानता ना मान, लेकिन जब तक सब कुछ चलेगा तब तक ऐसे ही रहेगा, तू घेरे से बाहर नहीं जाएगा। तो ठीक है, मुझे क्या जरूरत है जाने की। अब जब दीप चलता है तो उसके बाद विद्यासागर जी के पिताजी शुरू हो जाते हैं अपने मंत्र का जप करना। शुरू शुरू में तो विद्यासागर जी को लगता है कि बस ड्रामे हो गए शुरू,
अब धीरे धीरे इनकी आंखें बंद करने को कहेंगे, वही कहते हैं अब ये ड्रामा करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो देखने में लगेगा कि हाँ हो गया। अब विद्यासागर जी के पिताजी कहते हैं कि आंखें नहीं खोलने किसी ने, मुझे नहीं कहा, उनको कहा था। तो कहते हैं सोच रहे होंगे पिताजी मेरे मुझे ट्रेन कर रहे हैं, कैसे लोगों को बुद्धू बनाते हैं। अब कहते हैं कि कुछ समय बाद ना कुछ बदलाव होने शुरू हुए। मौसम बिल्कुल साफ था, कुछ ऐसा हवा का एक कतरा तक नहीं था। अचानक से ना जाने कहाँ से हवा चलने शुरू हो चुकी, जो कि मेरे लिए यूजुअल बात थी, कोई ऐसी भी नहीं थी। हो जाता है कई बार मौसम अचानक से चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ तक सब ठीक था। अचानक से जो आवाजें आनी शुरू हुई ना उस हवाओं में, वो मेरे लिए चिंता का विषय थी। सिर्फ वही बात मेरे लिए चिंता का विषय नहीं, सिर्फ वही बात मेरे लिए चिंता का विषय नहीं थी। मेरे लिए चिंता का विषय एक और बात थी कि हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि कोई हल्का फुल्का बच्चा हो तो वो भी उड़ जाता, लेकिन जो दीप चल रहा था घेरे में, वो तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। उस घेरे के आसपास ही हवाएं चल रही थी, उसके बीच में तो हवा का कतरा तक नहीं था। यानी कि जो कपड़े मैंने डाले थे या जो कपड़े पिताजी ने डाले थे या जो दीप जल रहा था, उन पर किसी भी तरीके का कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि हवा चल रही है। ये फर्स्ट चीज थी जो मुझे लगी कि नहीं, ये समथिंग एल्स, कि भाई ये तो कोई बुद्धू बनाने वाली चीज नहीं है, या फिर मैं भी बुद्धू बन चुका हूँ, पिताजी ने कुछ ऐसा कर दिया। मुझे भी वही सब दिख रहा है जो वो बोलना चाह रहे हैं। हाँ। अब धीरे धीरे पंडित जी यानी कि इनके पिताजी के मंत्र तेज होते जा रहे थे, और जो पहले कुछ हंसने की आवाजें थी अब चीखों की आवाजों में बदलने शुरू हो गई, जैसे किसी को कोई तकलीफ होनी है। चीखों की आवाजें बढ़ती जा रही थी, और जो वो फर्श था धीरे धीरे काले से नॉर्मल होता जा रहा था। धीरे धीरे वो नॉर्मल होता जा रहा था, और वो जो कपड़ा बिल्कुल सफेद था वो काला होता जा रहा था। अब एक पॉइंट पर आकर वो जो कपड़ा था बिल्कुल काला हो चुका था। जितना भी घर का जो भी कालेपन था वो धीरे धीरे उसमें समाप्ति जा रही थी। ये मेरी आंखों के सामने देखी हुई चीज थी। जैसे ही वो बिल्कुल कपड़ा काला होता है तो वो कहते हैं आंखें खोलो। अब बिल्कुल घर सब नॉर्मल हो चुका था। पंडित जी वो कपड़ा, यानी इनके पिताजी कपड़ा उठाते हैं, पिशरा जी को देते हैं, उनको कहते हैं कि जलाओ, इसकी राख कितनी दूर तक दबा के आनी है कि एक उम्र बिताने के बाद भी यहाँ तक पहुंच ना सके। कोशिश करो कि समंदर में बहा दो तो चली जाए, यहाँ तक ले जाओ उसको। बनारस के खुद रहने वाले, तो वैसा ही किया गया। ये कहते हैं वो पहला किस्सा था भाई, जिस दिन मुझे लगा कि नहीं, होते होंगे वो लोग जो बुद्धू बनाते हैं, मेरे पिताजी ऐसे नहीं है। इतनी बड़ी सामने मैंने करामात देखने के बाद भी अगर मैं कहूँ कि ये ड्रामेबाजी है, तो फिर मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। उसके बाद फिर कहते हैं मैंने शिक्षा ग्रहण की। मैंने वो सारी किताबें पढ़ी जो पिताजी की तिजोरी में रखी थी, जिसको निकाल कर रहे थे, और वो एक से एक बढ़कर शिक्षा देने वाली किताबें थी। इसमें हर एक चीज का तोड़ लिखा हुआ था कि कोई ऐसा कर जाए तो उसका कैसा तोड़ा है, ऐसा कर जाए तो कैसा तोड़ा। और वही मैं आप सबको उसके रिगार्डिंग उसको रेफरेंस से आप सबको मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये थी कहानी। वही ना कि कई बार होता है ऐसा है कि हम सिर्फ उतना मानना चाहते हैं कि जो हमें दिखे, बट अगर आप साइंस में जाएंगे ना तो एक पूरा रेंज होता है, उसका एक पर्टिकुलर हिस्सा ही हम देख सकते हैं। दैट डजंट मीन कि इसके नीचे और इसके आगे वाला एग्जिस्ट नहीं करता। विजिबल साउंड वाइज भी ऐसे ही होता है कि एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं, उससे नीचे और उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी हम सुन नहीं सकते। तो इस वे में मैं लोगों को बताना ही चाह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जितना आपको दिख रहा है उसके परे कुछ है नहीं। देखो क्या है ना कि आमतौर पे साइंस जिसको समझ नहीं पाती उसको सूडो साइंस कहती है, जिसके बारे में इत्तेलाफ होता है। और साइंस वो है ही नहीं। हम कहते हैं ना कि साइंस इसको नकारती है, साइंस किसी भी चीज को नकारती नहीं है। राइट। जो भी चीज सिरे से नकार दे, इसमें इसका मतलब है कि उसमें काबिलियत नहीं है उसको रिसर्च करने की। वो या तो ये बोलते हैं कि ये हमारे समझ से परे, या फिर हमें टाइम लगेगा, और ये नहीं बोलेंगे कि नहीं ये एग्जिस्ट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल परा कर देना, नहीं फिर वो साइंस ही नहीं है। तो मुझे जो भी ये किसी एक कोई इंडिविजुअल साइंटिस्ट हो सकता है कि जो ये कह दे कि नहीं, लेकिन साइंस एज ए होल भी इस चीजों को अगर मानती नहीं है तो नकारती भी नहीं है। उसको सही शब्दों में जो आपकी बात है कि हाँ भी ये रिसर्च का विषय है, तो दैट माइट बी पॉसिबिलिटीज कुछ ऐसी हो, लेकिन फिलहाल के तौर पर कुछ हमें प्रूफ कुछ नहीं हुआ, तो फिर
अभी तक के लिए हम कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आगे चल के हम इस पर कायम रहें तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं हर बार बिग बैंग की थ्योरी देख ही देता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई वो तो प्रूवन, यार प्रूवन कैसे होगी? वो आप कौन सा इंसान है जो 12 बिलियन साल पीछे जाकर देखा है कि इतना छोटा सा बिग बैंग था, धमाका ओवर करना सब कुछ बना? एक थ्योरी है, हो सकता है 50 साल बाद उसमें कोई नई थ्योरी आ जाए और लोग इसको कहें कि नहीं ये नहीं ठीक थी, वो ये ठीक थी, राइट। है ना। थ्योरी जो है वो मतलब इवॉल्व करती जाती है, हमारी सोच इतनी छोटी होती है कि जो अभी चल रहा है हम उसको सच मान लेते हैं। इसलिए तो भाई इतने करोड़ों में से कुछ ही साइंटिस्ट निकलते हैं, क्योंकि वो ये लोग होते हैं जो ये कहते हैं नहीं इससे भी आगे हो सकता कुछ। मान नहीं लिया भाई, क्यों मान लिया? लेट्स इवॉल्व, देखते हैं इससे बढ़कर भी कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्यों मान लिया? अभी क्या ना, जैसे कि मैंने कुछ पॉडकास्ट में कहा है कि जो ह्यूमन माइंड है वो नथिंगनेस को प्रोसेस नहीं कर सकता। हाँ। उसको हर सवाल का आंसर चाहिए। क्यूरियस है ना। हाँ, भले ही उसे ये खुद पता है कि ये श्योरिटी से हम नहीं बता सकते, बट फॉर द टाइम बिंग वो एक आंसर को अपने दिमाग में रखना चाहता है। तो इसलिए कई सारी चीज़ें हम ऐसा बोलते हैं कि अभी के लिए ये है, आगे शायद बदल सकता है। आप देखो ना, मुझे वो हंसी आती है कि चलो मैं अब रिलीजन स्पेसिफिक होना नहीं चाहता, लेकिन मुझे होना पड़ रहा है कि हमारे लोग जो हैं सनातनी, आप कई लोगों के बारे में को देखेंगे कि वो कहते हैं कि जी सनातनी है ये। इन द मीन टाइम वो बड़े गर्व से डार्विन की थ्योरी को भी बताते हैं कि हाँ जी पहले बंदर थे, फिर डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी है। यानी कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे मान सकते हो? या तो आप हमारे सनातन के जो कंसेप्ट है उसको आप रिजेक्ट कर दो कि जो भगवान ने सबसे पहले कैसे संरचना की इंसान की, और डार्विन को मान लो कि बंदरों से हो गई। मैं तो दोनों को क्वेश्चन करता हूँ, मतलब कि दोनों को रिसर्च करने की जरूरत है। Exactly. डार्विन को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता और अपने कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता। ऑल दो मुझे नहीं पता, मैं मतलब मानस भाई आप तो फोरेंसिक में है, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आपके पॉडकास्ट करेंगे, जैसा मैंने कहा है कि दूसरे चैनल पे उसमें से इसकी डीएनए के रिलेटेड कुछ है मैं करूंगा। ऑल दो जो डार्विन की थ्योरी है उसमें मेरे मतलब मैं तो भाई कोई ऐसा तो नहीं हूँ एज ए लेमैन। हाँ, मतलब हम अपना नजरिया जरूरी तो हम ये नहीं हर चीज को रिसर्च करने के लिए, उस पर डिस्कशन करने के लिए उस पर एक्सपर्ट होना जरूरी है। हाँ हाँ, ठीक, अपना पीओवी तो दे सकते हैं। पीओवी तो होता है। हाँ हाँ, उस पर भी तो बड़ी चीजें ऐसी हैं कि भाई बंदर के से इंसान बना तो बंदरों को इतनी क्या खुजली थी कि वो जहां पर पैदा हुए थे वहां से भागकर इतनी इतनी दूर चले गए, है ना। कुछ तो कुछ यहाँ अफ्रीका आज डेजर्ट है, आज से 10,000 साल पहले साइंटिस्ट खुद कहते हैं कि वो घने जंगल थे। ठीक है, तो बंदर तो जंगलों में रहना पसंद करते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब ये मेरे मासूम से क्वेश्चन है, मैं कुछ बड़ा समझा नहीं कर रहा कि बंदर तो जंगलों में ही रहेंगे ना, राइट, वो इतनी इतनी दूर क्यों जाएंगे? या तो आप ये मान के चलो कि अभी आप शायद हो सकता है कि मैंने इस पर रिसर्च देखा ना हो कि जो ये बंदर हैं इनको हम खुले में छोड़ दो तो ये कितने ट्रैवल करते हैं। अगर तो कोई 30-40 किलोमीटर के दायरे में रह रहे हैं तो ये मानो कि फिर एवोल्यूशन इतना कैसे हो गया कि लोग बंदर इतनी इतनी दूर चले गए, फैल गए, सब फैल कैसे गए, है ना। तो मतलब मैं जो समझता हूँ, मेरा जो पीओवी है कि डार्विन आई थिंक वाज ब्रिटिश, यूरोपियन या ब्रिटिश था। मुझे उसका उतना ओरिजिन हाँ मुझे याद नहीं, पर हाथ था वो यूरोपियन या ब्रिटिश। तो यूरोपियन या ब्रिटिश की ना कोई बहुत पुरानी वो नहीं है, संस्कृति नहीं है। मतलब जैसे इन्होंने सबसे ज्यादा जो हमला है ना, ब्रिटिशर्स ने सबसे ज्यादा हमला किस पर किया? इजिप्शियन पर किया, मिस्र जैसे कहते हैं, और दूसरा हम पर इंडियंस पर किया, ज्यादा हम पर किया। और बाद में इजिप्ट को इन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया कि इनकी सभ्यता बहुत पुरानी है, ताकि कभी भी ये आपस में लड़ते रहे और ये इसी बात में रहे कि हम तो बड़े सुपीरियर थे, हम तो बड़े, बस यहीं तक रहे कि हम तो अब क्या है ये नहीं है, हम थे जी, हम थे जी, हम थे जी, बस वहां तक। ये थियरीज भी एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि बहुत सारे सनातनी चीज़ें ऐसी है जो कि बहुत पुराने सालों से चली आ रही है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो ईस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज को नहीं लगती है, बट अभी वो क्योंकि मॉडर्न होने लगे तो एक्सेप्ट करने लगे हैं कि दिस कम्स फ्रॉम सनातनी, दिस कम्स फ्रॉम गीता, एक्सेप्ट करने लगे। लेकिन पहले इनकी ये कोशिश थी कि भाई इनकी जो भी थियरीज है, इनकी जो कुछ भी दबा दें, सब अपना बना लें या फिर अपनी कुछ नया दे दें। तो डार्विन भी मुझे वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज लगता है कि इसलिए
कि इस चीज को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया गया कि जैसा कि मतलब भाई जैसे आपकी एवोल्यूशन हुई है, ऐसी हुई है, ये ऐसी हुई है। अब ऐसा भी नहीं है कि इस कंसेप्ट में आप देखो ना, एक पॉइंट पे आके कि वानर भी थे रामायण काल में, वानर भी थे रामायण काल में, लेकिन उस समय इंसान भी थे, दोनों पैरेलल चल रहे थे, ना कि ऐसा हुआ कि धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, ऑल्दो हम डार्विन की थ्योरी से भी काफी कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए, लेकिन मुझे उन लोगों के ऊपर बड़ी हंसी आती है जो आंख बंद करके विश्वास करते हैं, फिर उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए, वो हाँ। मान चुके हैं, अब वो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। इसको बायस्ड होना कहते हैं। हाँ, कि biased आपने कुछ मान लिया, बस हमें कुछ और नहीं सुनना। हाँ तो वो चीज़ है। और सुनील भाई, अगर हम बात करने बैठते हैं ना, तो हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकाल के ले आते हैं, अगर एक्चुअली सुनने बैठे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हॉरर पॉडकास्ट करने बैठे हैं। सो इन टॉपिक्स पे सेपरेटली अगर बैठेंगे तो डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद क्या, आते रहो यार। हम तीनों में से विकास, मेरे में और आपने कोई धन्यवाद बोला बनता नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो आई होप कि हमारी ऑडियंस को आपकी स्टोरीज, आपकी जो भी नरेशन है वो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, मेक श्योर सुनील भाई का जो चैनल है, जहाँ पे वो रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे भी सोलो स्टोरीज डालते हैं, पॉडकास्ट भी आते हैं, वहाँ सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोस को शेयर करें। और एक नई चीज़, नया फीचर आपके लिए आया है। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो अगर आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके लेफ्ट स्वाइप करेंगे, एक हाइप का बटन आएगा, उसको प्रेस करके कुछ पॉइंट्स आप देंगे। उससे आपका कुछ घटेगा नहीं, ना कि आपके पैसे कटेंगे, बस कुछ पॉइंट्स हमें मिलेंगे, उससे हमारी वीडियोस और पुश होंगी। सो अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस, इस तरह के पॉडकास्ट आगे बढ़ें, तो आप प्लीज हाइप करिए। एंड विथ दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दैट्स अ wrap on this video.